वेलकम सभी को फिर से एक और नए वीडियो में। ये होने जा रहा है आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो चैप्टर है उसका सेकंड लेक्चर। हमने पिछले वीडियो में आयोटा के बारे में बहुत कुछ प्रैक्टिस किया था, बहुत कुछ हमें जानने को मिला कि आयोटा चीज़ क्या है। आज हम ये जानने वाले हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स किसे कहते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स किसे कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होगा ऐसे नंबर जिसमें आयोटा इंक्लूडेड हो। ठीक है, मतलब इमेजिनरी नंबर इंक्लूडेड हो। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल से समझाऊँ तो कैसे होगा। जैसे कि अगर मैं मानता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ। इट इज़ डिनोटेड बाय जेड। ठीक है, डिनोटेड बाय स्मॉल जेड। ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना कि हमें पता है कि कैपिटल जेड का जो सिंबल है ये डिनोट करता है सेट ऑफ इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स। ओके, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इसलिए याद रहे कैपिटल जेड मत लिखना, स्मॉल जेड लिखना। लेकिन इसको अब ज़्यादातर ऐसे लिखना तो बेहतर होगा। वाई रीज़न बिंग कि बहुत लोगों का जो टू होता है, ठीक है ना, वो लोग टू ऐसे नहीं लिखते हैं, वो टू ऐसे लिख देते हैं। कभी कभी टू ऐसे बन जाता है। ठीक है, तो अब ये टू है या जेड है समझ में नहीं आता। इसीलिए एक बीच में से ऐसा करने से, लाइन खींच देने से ये एकदम श्योरली क्लैरिफाई हो जाता है कि ये जेड ही है। इसलिए इसको आप ज़्यादातर ऐसे यूज़ करो तो बेहतर होगा। ठीक है, जल्दबाजी में लिखते टाइम हो सकता है ये टू जो है टू ही ऐसा हो जाता है ना, कुछ लोगों का। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो तो और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अब कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का हम डेफिनेशन देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब ऐसा नंबर, ठीक है, जिसका फॉर्म कुछ होगा ऐसा कि यू कैन से ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में होता है। ठीक है, ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में होता है। कैसा फॉर्म में होता है? ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में होता है। जैसे कि दिखाता हूँ तुम लोगों को कि ए नंबर in the form a plus iota b, ठीक है, such that a and b are two real numbers, then it is said to be ए कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ आया कि अगर हम किसी भी नंबर को जिसका फॉर्म कुछ ऐसा है a प्लस आयोटा बी, जहाँ पर a और b आपके दो रियल नंबर्स होंगे, उस नंबर को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज मैंने एग्जांपल लिया कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू 3 प्लस 2 आयोटा। 2 आयोटा भी लिख सकते हो। अच्छा रुको 3 प्लस 2 आयोटा भी लिख सकते हो या फिर 3 प्लस आयोटा 2 भी लिख सकते हो। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुम कैसे लिखना चाहते हो, एक ही बात है। ठीक है, एनसीईआरटी में ऐसे भी लिखा हुआ है वैसे भी लिखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एक ही बात है वो। ठीक है, अच्छा अब मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर z लिया जो कि है 3 प्लस 2 आयोटा या फिर 3 प्लस आयोटा 2। ठीक है, एक और नंबर मैंने लिया, सपोज एग्जाम्पल के तौर पे एक और नंबर मैंने लिया। ठीक है, जैसे कि -3 -5 आयोटा। ठीक है, ऐसे भी लिया, ऐसे भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। ओके, अब कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट्स होते हैं। क्या क्या पार्ट्स होता है बता देता हूँ। सबसे पहले होता है रियल पार्ट। ठीक है, रियल पार्ट जिसको डिनोट किया जाता है RE, रियल ऑफ z मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो अगर हम देखें कि यहाँ पर इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट कौन सा होगा। रियल पार्ट मतलब जो आयोटा के साथ नहीं है। आयोटा के साथ जो नहीं है, जो नंबर आयोटा के साथ नहीं है उसको हम कहते हैं रियल पार्ट। मतलब जो रियल नंबर है, यहाँ पर रियल नंबर कौन सा है भाई, ये रियल नंबर है और ये देखो आयोटा के साथ नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर -3 हमारा रियल पार्ट है बिकॉज ये आयोटा के साथ नहीं है।
तो जो पार्ट आयोटा के साथ नहीं है मतलब वो रियल नंबर है, ठीक, रियल पार्ट है कह सकते हो। तो रियल पार्ट हो जाएगा आपका कौन सा 3, एंड दूसरे में कौन सा होगा -3, ठीक है। यहाँ पर ये 3 है और यहाँ पर ये -3 है। इसके बाद इमेजिनरी पार्ट मतलब जो आयोटा के साथ नंबर है, रियल नंबर है, वो होगा हमारा इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट इसको कैसे डिनोट करते हैं भाई, इसको डिनोट करते हैं IM से, इमेजिनरी IM ऑफ Z, Z मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आयोटा के साथ यहाँ पर कौन है 2, तो 2 हो जाएगा हमारा इमेजिनरी पार्ट, ओके। और यहाँ पर आयोटा के साथ -5 है तो -5 हो जाएगा हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। ये हो जाएगा 2 एंड यहाँ पर होगा -5। गॉट इट, समझ आया, इतना तो क्लियर है बहुत आसानी से। हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आई होप, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आगे बढ़ते हैं थे, देखो इसके बाद सपोज़ मैंने लिया एक ऐसा नंबर, ठीक है, एक ऐसा नंबर लिया मैंने कि z इक्वल्स टू, सपोज़ मैंने लिया 5 + 0 आयोटा, ठीक है। अब 5 + 0 आयोटा को अब लिख सकते हैं ओनली 5, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, ओके। अच्छा अब ऐसे नंबर्स को मैं क्या कहूँगा, है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही है ना, है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही, बिकॉज यहाँ पर 0 आयोटा है, आयोटा तो है, तो ये 0, ये जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, लेकिन इसका एक टाइप है, इसको हम स्पेशल नाम से बुलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आयोटा का जो जितने भी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, वो पूरा शून्य है, 0 है, ठीक है। इसलिए हम इसको कहते हैं प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। प्योरली रियल मतलब क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट है, ओनली रियल पार्ट विजिबल है, इसलिए हम इसको कहते हैं प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, मतलब लिखते हैं इसको, इसको लिख सकते हैं हम प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बाद अगर मैं ऐसा एक नंबर लेता हूँ, सपोज़ रुको कि 0 + 5 आयोटा, ठीक है। अब क्या हुआ, अब हमारा रियल पार्ट 0 है और इमेजिनरी पार्ट 5 है, ओके। तब इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओनली 5 आयोटा भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है, 0 + 5 आयोटा। अच्छा इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कह सकते हैं प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। प्योरली इमेजिनरी क्यों, बिकॉज इस वाले नंबर का, इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है ये 0 है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है भाई, डन है। अच्छा तो इसको हम कहेंगे प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर कब कहेंगे, जब इसका इमेजिनरी पार्ट 0, जब प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर कब कहेंगे, जब इसका रियल पार्ट 0। अब ऐसा हो सकता है कि दोनों पार्ट ही 0 है, तब क्या कहेंगे, देखो सपोज एक क्वेश्चन आ गया ऐसा कि भाई बता एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें दोनों 0 है, ये भी 0 है प्लस 0 आयोटा है, इसको हम 0 भी लिख सकते हैं, इसको हम क्या कहेंगे। तो इसका आंसर होगा वी विल एंटाइटल इट और वी कैन कॉल इट एज प्योरली रियल एज वेल एज प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं प्योरली रियल भी है और प्योरली इमेजिनरी भी है, प्योरली रियल एज वेल एज प्योरली प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। बिकॉज प्योरली रियल क्यों है, बिकॉज इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। प्योरली इमेजिनरी क्यों है, बिकॉज इसका रियल पार्ट 0 है, और दोनों ही केसेस यहाँ पर पॉसिबल है, इसलिए इसको हम कहते हैं प्योरली रियल एज वेल एज साथ ही साथ प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ आया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के भी डिफरेंट टाइप्स हमने देख लिया, ठीक है, कि प्योरली रियल भी होता है, प्योरली इमेजिनरी होता है और प्योरली रियल एज वेल एज प्योरली इमेजिनरी भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा तो जब भी आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखोगे तो आपको इसको a + IB वाले फॉर्म में, मतलब आयोटा b के फॉर्म में लिखना है, जहाँ पर a और b आपके रियल नंबर्स हैं। ज़रा गौर से देखो, जो a है, a कौन है, हमारा a है ये,
और b कौन है, b है ये। दोनों ही क्या रियल नंबर नहीं है, ज़रूर रियल नंबर है। 3 और 2 क्या है, रियल नंबर नहीं है क्या। रियल नंबर किसे कहते हैं, रियल नंबर उन्हीं नंबर को कहते हैं जिनका स्क्वायर करने के बाद हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलता है। तो 2 का स्क्वायर किया पॉजिटिव 4 मिला, 3 का स्क्वायर किया पॉजिटिव 4 मिला, सॉरी पॉजिटिव 9 मिला, मतलब ये दोनों रियल नंबर है, सिंपल। लेकिन अगर मैं आयोटा का स्क्वायर करता हूँ तो मुझे नेगेटिव वैल्यू मिलता है। मतलब क्या, आयोटा मतलब क्या, -1 रूट का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो स्क्वायर और रूट हट जाएगा और मुझे -1 मिलेगा। -1 मिल रहा है मतलब क्या, पॉजिटिव वैल्यू नहीं मिल रहा है, मतलब ये नॉन रियल नंबर है, इमेजिनरी नंबर कह सकते हो आप। ठीक है भाई, समझ आया। तो मैंने बहुत बहुत पहले क्लास 9 में बताया था ना, नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में मैंने पूरा बता दिया था कि नंबर सिस्टम का पूरा जो फ्लो चार्ट है वैसे मैंने बता दिया था। अच्छा कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके ओके, अब देखते हैं और क्या बचा हुआ है। ठीक है, अच्छा मैं लिख देता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, क्या कहते हैं इसको, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म एज आई सेड ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, ये आपके किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ओके, ये आपको एक बात याद रखनी है, जहाँ पर ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, जहाँ पर ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, अच्छा तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज़ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आंसर क्या आएगा, तुम्हारा आंसर आएगा इमेजिनरी पार्ट मतलब बी, जो आयोटा के साथ है, और रियल पार्ट मतलब जो किसी के साथ नहीं है, आयोटा के साथ नहीं है, मतलब जो रियल नंबर है। वैसे दोनों ही रियल नंबर है ए और बी, लेकिन मोस्ट स्पेसिफिकली अगर देखें तो क्योंकि ये आयोटा के साथ है तो ये इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, लेकिन इसका वैल्यू रियल ही रहेगा। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, शक वाली कोई बात भी नहीं है इसमें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो 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 हाँ, जैसे कि एक क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको, उसे आपको इसको चेंज करना पड़ेगा किस फॉर्म में, हाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसान सा एग्जाम्पल है, आप कर सकते हो, आई नो। ठीक है, बहुत आसान है। देखो, तो अगर मैं पूछूँ एक क्वेश्चन कि एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, और मैंने क्वेश्चन दिया एग्जाम्पल से। ठीक है, 5 प्लस √2 आयोटा बाय 1 माइनस √2 आयोटा। ठीक है, इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ए प्लस आयोटा बी में लिखना है। कैसे लिखोगे, मैंने बताया था रैशनलाइज करना पड़ेगा इसको। ठीक है, रैशनलाइज नहीं करोगे तो आयोटा जो है वो नीचे रह जाएगा डिनोमिनेटर में, जो हमें नहीं चाहिए। इसलिए आयोटा को डिनोमिनेटर से हटाने के लिए हम क्या करते हैं, आयोटा को हटाने के लिए हम रैशनलाइज करते हैं। और रैशनलाइज कैसे करेंगे हमें बताएं, अगर माइनस साइन है तो इसका उल्टा प्लस साइन से हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं फिर। तो हमने क्या किया, हमने प्लस साइन से ऊपर नीचे हमने कर दिया मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, 1 + 2 आयोटा से हमने कर दिया ऊपर और नीचे मल्टीप्लिकेशन। गॉट इट, सिंपल, जो हम क्लास 9th में रैशनलाइज करते थे वैसा ही है। ठीक है, इसमें नथिंग न्यू, इट इज़ नथिंग न्यू। ओके, अच्छा तो अभी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 5 × 1 5, ये होगा 5√2 आयोटा, जगह नहीं होगा भैया आप तो, रुको रुको रुको, थोड़ा सा इसको साइड में लेके आता हूँ, फ़िलहाल जगह तो होना चाहिए। हाँ, इसके बाद ये हो जाएगा प्लस √2 आयोटा प्लस √2 × √2 और i × i स्क्वायर, 2i²। ओके, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आपको a माइनस बी और a प्लस बी दिख रहा है, जो कि होगा a² माइनस b²। मतलब क्या, 1 का स्क्वायर 1 माइनस √2 आयोटा का होल स्क्वायर, √2 का स्क्वायर होता है 2, आयोटा का स्क्वायर होता है i², ये हो जाएगा 2i²। गॉट इट, अच्छा आगे बढ़ते हैं। ऊपर प्लस करो तो होगा 5 + 6 √2 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है ना,
डिवाइडेड बाय, इसमें क्या होगा 1+2 हो जाएगा। क्यों? बिकॉज आयोटा स्क्वायर -1, -1 इंटू -2 कितना हो जाएगा +2, इसलिए प्लस हुआ। ठीक है, डायरेक्ट कर रहा हूँ, तुम भी डायरेक्ट करना सीखो। ठीक है, टाइम बचेगा। 3 + 6√2 आयोटा डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, अब सिंपली हम न्यूमरेटर सेपरेशन करेंगे, 3/3 को लिखेंगे प्लस 6√2 आयोटा बाई 3 लिखेंगे। कैंसिल जाएगा तो कैंसिल करेंगे, नहीं जाएगा तो मत करो। तो बन जाएगा यहाँ पर 1 + 2√2 आयोटा, 1 + 2√2 आयोटा बन गया। हाँ, अब अगर तुम गौर से देखोगे तो ये क्या फॉर्म में है भाई? क्या ये a + आयोटा b के फॉर्म में नहीं है क्या? हाँ जी, ज़रूर है, ये a + आयोटा b के फॉर्म में ही है। तो हमें बस इतना तक ही लिखना था, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना ही आपका आंसर हो जाएगा, बस सिंपल, नथिंग मच। ओके, कुछ और क्वेश्चंस करवाता हूँ, ठीक है, इसके रिलेटेड, तो और भी प्रैक्टिस होगा। जैसे कि एग्जांपल का ही क्वेश्चन है, आयोटा का पावर -35, इसका तुमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। पहले तो तुम इसका वैल्यू निकालो, मैंने तुमको वैल्यू निकालना सिखा दिया है। 4 से डिवाइड करो या फिर 2 का मल्टीपल लेके करो, कोई दिक्कत नहीं। तो 4 से डिवाइड करेंगे हम, सिंपल। इसको पहले रेसिप्रोकल करो भाई, 1/i⁻35 होगा, फिर 1/35 है ना, तो 4 से डिवाइड किया तो मैं दे सकता हूँ, 4 से डिवाइड करने के बाद 36 नहीं दे सकता, तो 32 ज़रूर दे सकता हूँ, रिमाइंडर बचेगा आपका 3। तो 1/आयोटा का क्यूब बन जाएगा, और 1/आयोटा का क्यूब मतलब 1/-आयोटा। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइज करने के लिए ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई, और ऊपर बन जाएगा आपका आयोटा, नीचे बन जाएगा -आयोटा स्क्वायर। फिर हमें बताया कि आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो -(-1) तो ये हो जाएगा आयोटा/1 मतलब आयोटा। ठीक है, आयोटा। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 0 + आयोटा। ठीक है, बिकॉज इसका रियल पार्ट क्या है? 0 है, और इमेजिनरी पार्ट 1 है। ठीक है, इसको हम 1 आयोटा लिख सकते हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ आयोटा भी लिख सकते हो। ठीक है ना, ओनली आयोटा का मतलब क्या है कि इसके साथ 1 है, जो कि अंडरस्टूड है, इसलिए इसको लिखा नहीं जाता। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आयोटा लिखने से भी होगा। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम? प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर भी कह सकते हैं, बिकॉज सिर्फ और इसका रियल पार्ट क्या है? 0 है। ठीक है, तो इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखना है तो ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको इसको ऐसे लिखना है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कैसे क्या हुआ। ठीक है, यह आपका हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, देन कुछ क्वेश्चंस है क्या, और अच्छे खासे क्वेश्चंस मुझे दिख तो नहीं रहे, ये तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हो गए। अच्छा, देखता हूँ क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है मेरे भाई। अच्छा, आपको मैं लॉ भी सिखा देता हूँ ना। हाँ, लॉ भी सिखा देता हूँ, जो यहाँ पर गिवन है। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी सिखा देता हूँ। ठीक है, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उसको मैं सिखा देता हूँ एक्चुअली। ठीक है, ज़रूरत है, इजी है, लेकिन फिर भी थोड़ा बता देता हूँ ना। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, बहुत आसान सा टॉपिक है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, देखते जाओ बस, देखते जाओ बस, देखते जाओ। सिंपली पहला है एडिशन। ठीक है, हम पहले बात करेंगे एडिशन के बारे में। अब एडिशन के कुछ लॉज हैं। क्या लॉ है? क्लोजर लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, और यू कैन से एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, अच्छा, तो मान लेते हैं अपने पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, Z1, कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 जिसका वैल्यू है A1 + आयोटा B1। ठीक है, कुछ ऐसा है, या फिर ऐसे लिख सकते हो A + आयोटा B, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है C + आयोटा D, या वैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो एडिशन में क्या है कि क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है, क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है, क्लोजर लॉ, या फिर लॉ लिख देता हूँ। ठीक है, प्रॉपर्टी नहीं, लॉ लिखता हूँ। क्लोजर लॉ ये कहता है कि अगर तुम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सम करते हो, प्लस करते हो, ठीक है, उनको जोड़ते हो, तो तुमको कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। ठीक है, सो Z1 + Z2
इक्वल्स टू Z3। मतलब ऐसा नहीं कि तुमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ा और तुमको एक रियल नंबर, या फिर कह सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर मिल गया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो तुमको कॉम्प्लेक्स नंबर जोड़ने के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। ठीक है, हो सकता है इसका वैल्यू चेंज होगा इन दोनों से, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर ही रहेगा ये। ठीक है, अच्छा, सेकंड लॉ क्या है? सेकंड लॉ है आपका एसोसिएटिव। अच्छा, इससे पहले कॉम्यूटेटिव बता देता हूँ। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है? कॉम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है, देखो, कॉम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है कुछ ऐसा कि अगर तुम Z1 प्लस Z2 कर रहे हो, वो बराबर होगा Z2 प्लस Z1 के बराबर। मतलब अगर तुम A प्लस B करते हो, वो बराबर होगा B प्लस A। अगर तुम 3 प्लस 2 करते हो तो, और वो बराबर हो जाएगा 2 प्लस 3 के। ठीक है, एक ही बात है, इसमें भी 5 आएगा, इसमें भी 5 आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यह है कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। फिर आपका एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ कैसा होता है भाई? एसोसिएटिव लॉ का मतलब होता है कुछ ऐसा, देखो, थोड़ा वेट। इसका मतलब कुछ ऐसा होता है कि तुमने फर्स्ट 3 सपोज कॉम्प्लेक्स नंबर्स तुमने लिया। ठीक है, 3 लिया तुमने, इन दोनों को पहले किया, फिर बाद में इनको प्लस किया Z3 के साथ, या फिर पहले Z1 किया, सॉरी Z1 लिया, अच्छा Z2 के साथ Z3 को तुमने प्लस किया पहले। ठीक है, ये भी सेम ही बात है। ठीक है, मतलब तुम पहले इनको प्लस करके फिर इसके साथ प्लस करो, या फिर पहले इन दोनों को, लास्ट के दोनों को प्लस करके इसके साथ प्लस करो, एक ही बात है। तुम 3 प्लस 4 प्लस 2 ले लो। ठीक है, देखो, तुम पहले इनको प्लस करो या फिर इनको प्लस करो, एक ही बात है। 7 प्लस 2 9, 6 प्लस 3 9, एक ही बात है। ठीक है, इसे कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। फिर फोर्थ है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, ये क्या है? देखो, एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, देखो, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि यहाँ एक कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं ज़ीरो। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं इसको। ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो मैं बोल देता हूँ कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को मान लेते हैं कि ज़ीरो है। ठीक है, वो एग्जिस्ट करता है, ऑब्वियसली बात है, हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, सब हमने पढ़ के रखा है। ओके, तो कॉम्प्लेक्स नंबर ज़ीरो एग्जिस्ट करता है, जिसको हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, या फिर ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। जिससे कि अगर तुम इसको किसी भी नंबर के साथ प्लस करोगे, अगर तुम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ ज़ीरो को प्लस करोगे, या फिर कह सकते हो ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लस करोगे, या फिर इस ज़ीरो को हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, इसको प्लस करोगे, तो तुमको फिर से वही नंबर मिल जाएगा, वही कॉम्प्लेक्स नंबर तुमको मिल जाएगा। जैसे कि, ठीक है, ज़ीरो, ज़ीरो जो है, ठीक है, ज़ीरो प्लस ज़ीरो आयोटा। ठीक है, इसको आप ज़ीरो भी कह सकते हैं। इसको बोला जाता है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, या फिर इसको ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहा जाता है, ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और ये इसका स्पेशलिटी क्या है कि ये किसी भी नंबर के साथ अगर तुम इसको प्लस करते हो, इसके साथ, तो तुमको वापस से यही Z1 मिल जाएगा। जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ कि Z, ठीक है, Z प्लस ज़ीरो, तो मैं ऐसा प्लस करूँगा तो मुझे फिर से Z मिल जाएगा। यही है एडिटिव आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस। ठीक है, मतलब ज़ीरो नाम का एक एडिटिव आइडेंटिटी है, जिससे तुम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लस करोगे तो तुमको फिर से वही कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिल जाएगा। ठीक है, यह है आपका एडिटिव, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव होगा, एडिटिव नहीं होगा, एडिटिव होगा। ओके, स्पेलिंग गलत है इसका मेरा, सॉरी। अच्छा, फिर हम थोड़ा इसको ऊपर लेके जाते हैं क्या, थोड़ा सा जगह तो नहीं होगा ना, इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। तो पहले हम एडिशन देख रहे थे। ओके, क्लोजर लॉ हो गया। ओके, ओके, लास्ट लॉ है, वो है
एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है बताता हूँ। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। ओके, एडिटिव इनवर्स देखो, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है जिसको हम एडिटिव इनवर्स भी कहते हैं या फिर नेगेटिव ऑफ जेड भी कहते हैं, मतलब नेगेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं। जैसे कि अगर हम उन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें मिल जाएगा ज़ीरो, और ज़ीरो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। तो इसको मैं ऐसे समझा सकता हूँ कि ऐसा एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेता हूँ a प्लस आयोटा बी। इस कॉम्प्लेक्स नंबर z1 के लिए हमारे पास एक और कॉम्प्लेक्स नंबर z2 है जिसको हम कहते हैं नेगेटिव ऑफ z1। नेगेटिव ऑफ z1 मतलब क्या, माइनस a माइनस आयोटा बी। ठीक है, अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे, माइनस z1 प्लस z2 करेंगे तो हमें ज़ीरो मिल जाएगा, बिकॉज ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ज़ीरो मिल जाएगा। मतलब क्या, हमें एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाएगा, बिकॉज हम ज़ीरो को क्या कहते हैं, ज़ीरो को हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो एडिटिव इन्वर्स का मतलब होगा एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जिसके लिए एक और कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जिसको हम कहेंगे नेगेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, किसका नेगेटिव, उसी नंबर का नेगेटिव कह सकते हो, नेगेटिव ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कि अगर हम उनको सच दैट कि हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें ज़ीरो मिलेगा, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी मिलेगा। ठीक है, तो लिखो कि सपोज़ एक नंबर है z1 जिसका वैल्यू कुछ ऐसा है a प्लस आयोटा बी। इसके लिए एक और कॉम्प्लेक्स नंबर होगा z2 जिसको हम कहते हैं नेगेटिव ऑफ z1। ठीक है, क्या कहेंगे, नेगेटिव ऑफ z1, जिसका वैल्यू होगा माइनस a माइनस आयोटा बी, सच दैट कि मैं अगर z1 प्लस z2 करूँगा तो मुझे ज़ीरो मिलेगा। और ज़ीरो मतलब क्या, ज़ीरो का मतलब ये होता है एडिटिव आइडेंटिटी। इसी को ही कहते हैं एडिटिव इन्वर्स। मतलब ये जो हमारा दूसरा, हमारा जो z2 है ये हमारा एडिटिव इन्वर्स है z1 का। दिस इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ आवर z1। अब इसको क्या कहते हैं, नेगेटिव ऑफ z1 भी कह सकते हैं आप। ठीक है, इसको और लिख सकते हो, नेगेटिव ऑफ z1, नेगेटिव ऑफ z1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बिकॉज ये सब कुछ एनसीईआरटी में ही अच्छे से लिखा हुआ है। ठीक है, तो इन्वर्स ऑफ z1 और नेगेटिव ऑफ z1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एडिटिव इन्वर्स का मतलब क्या है और एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है। ठीक है, अच्छा, ये है आपके एडिशन वाले लॉज। अभी डिफरेंस की बात करते हैं, मतलब सब्ट्रैक्शन। चलिए बात करते हैं एडिशन की। एडिशन ही सब्ट्रैक्शन या फिर डिफरेंस भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंस लिख देता हूँ ना, डिफरेंस की बात करता हूँ, सब्ट्रैक्शन या फिर डिफरेंस। अच्छा, तो सपोज़ हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर फिर से ले लिया। ओके, और सब्ट्रैक्शन अब कैसे करते हैं, बहुत आसान है। सपोज़ मैंने लिया एक एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ कि z1 का वैल्यू है 3 प्लस 5 आयोटा और z2 का वैल्यू है सपोज़ 10 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, तो अगर हम अभी z1 माइनस z2 करते हैं तो हमें कैसा वैल्यू मिलेगा, 3 प्लस 5 आयोटा माइनस 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 आयोटा। तो ये बन जाएगा -7 प्लस 7 आयोटा। ठीक है, अच्छा, ठीक है भाई, समझ आ गया है। बस इतना ही तो था डिफरेंस, और कुछ इसमें नहीं था। ठीक है, डिफरेंस में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही है और कुछ नहीं है। ठीक है, ये तो सिंपल हो गया। फिर डिफरेंस में और कोई लॉ नहीं है। अब मल्टीप्लिकेशन में कुछ लॉज हैं जो आपको फॉलो करने हैं। मल्टीप्लिकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। अभी देखो, मल्टीप्लिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, चेक इट आउट क्या है इसमें। तो मल्टीप्लिकेशन में हमने दो नंबर्स को लिया। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ ना। सपोज़ z1 ले लिया मैंने फिर से 2 प्लस 7 आयोटा
और Z2 ले लिया मैंने -1 माइनस सपोज मैंने लिया 3 आयोटा। ठीक है, एग्जांपल आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, सेम एग्जांपल लेना है ऐसा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप खुद भी इसको एग्जांपल लेकर आप इसको प्रूफ कर सकते हैं, सॉरी प्रूफ नहीं, क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको लेकर। देखो, तो जब भी मैं Z1 इंटू Z2 करूँगा तो सिंपली मैं क्या करूँगा, 2 + 7 आयोटा को मल्टीप्लाई कर दूंगा -1 - 3 आयोटा के साथ। सिंपल, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -6 आयोटा, ये हो जाएगा -7 आयोटा, ये हो जाएगा -21 आयोटा स्क्वायर। तो -2 और ये हो जाएगा -13 आयोटा और ये हो जाएगा +21। क्यों? बिकॉज आयोटा का स्क्वायर होता है -1, तो -1 इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +21 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 19 - 13 आयोटा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें कुछ ऐसे फॉर्म में इसको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इसके कुछ लॉज भी हैं। ठीक है, मैंने जो एग्जांपल दिया है ये कुछ लॉ भी हैं। देखो क्या क्या लॉ है, सब दिखाता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ इसको थोड़ा सा साइड में, इसको साइड में लिख देता हूँ। और पहला लॉ जो है, पहला लॉ ये है कि क्लोज़र लॉ। क्लोज़र लॉ, क्लोज़र लॉ क्या कहता है कि अगर तुम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ प्रोडक्ट कर रहे हो तो वो प्रोडक्ट एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। ठीक है, मतलब Z1 इंटू Z2 करोगे तो तुमको एक और कॉम्प्लेक्स नंबर Z3 मिलेगा। ठीक है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा, सिंपल सी बात है, दूसरा कोई नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, ये क्लोज़र लॉ हो गया। फिर कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, सेम ही है भाई, सब कुछ, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। कम्यूटेटिव लॉ कहता है कि अगर तुम Z1 इंटू Z2 करते हो, ठीक है, तो वो बराबर होगा Z2 इंटू Z1 के। ठीक है, दोनों सेम ही बात हो गया। अगर मैं करता हूँ 3 इंटू 4 तो बराबर होगा 4 इंटू 3। ठीक है ना, तो अगर मैं करता हूँ कि 3 आयोटा इंटू 4 आयोटा तो वो बराबर होगा 4 आयोटा इंटू 3 आयोटा के। ठीक है ना भाई, अच्छा, या फिर मैंने बताया कि 3 + 4 आयोटा इंटू सपोज 1 - 5 आयोटा इक्वल्स टू 1 - 5 आयोटा इंटू 3 + 4 आयोटा, एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है, सिंपल। फिर आता है आपका एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ कौन सा है, वही सिंपल कि पहले तुमने Z1 इंटू Z2 किया, फिर इनका जो प्रोडक्ट आया उसको तुमने मल्टीप्लाई किया Z3 के साथ, या फिर तुमने Z1 को रख दिया, फिर Z2 और Z3 को पहले मल्टीप्लाई किया, इनका जो प्रोडक्ट आया इसको फिर Z1 से मल्टीप्लाई किया। जैसे कि सिंपल 4 आयोटा इंटू 2 आयोटा इंटू 3 आयोटा, मैंने पहले 4 और 2 को किया एक साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको लिख लेता हूँ पूरा एकदम, ओके। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो 8 आयोटा स्क्वायर, और फिर इसको मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा टोटल 24 आयोटा क्यूब। और इसको अगर मैं करता हूँ तो 4 आयोटा इंटू ये हो जाएगा 6 आयोटा, मतलब फिर से क्या है, आयोटा स्क्वायर, सॉरी आयोटा स्क्वायर, मतलब क्या बन जाएगा 24 आयोटा क्यूब ही बन रहा है, मतलब सेम ही बात आ रहा है। ठीक है, ये है हमारा एसोसिएटिव लॉ। अब एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, ये देखता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या चीज़ है, देख लो देख लो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या चीज़ है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा भी होता है जिसको हम डिनोट करते हैं 1 से। मतलब क्या, मतलब 1 + 0 आयोटा के फॉर्म में होता है वो, इसको हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। और ऐसा क्यों कहते हैं, बिकॉज इसके साथ किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाता है। जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ कि हमारे पास एक मल्टीप्लिकेटिव, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था, ठीक है, कि 1 + 0 आयोटा, ठीक है, 1 + 0 आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, हाँ, इसको हम कह सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। और ये क्या करता है, देखो, अगर तुम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z, सपोज z, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर z के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हो, देखो
1 प्लस 0 आयोटा प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको हम 1 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं z के साथ 1 को मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, z ही मिलेगा। ठीक है, तब मैं क्या कहूँगा कि 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ओके, मल्टीप्लिकेटिव, सॉरी इन्वर्स क्यों बोल रहा हूँ, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, गलती हो गया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा। ठीक है, तो 1 को कहा जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, समझ आया, 1 को कहा जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब लास्ट है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या कहा गया, देखिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में कहा गया कि हर किसी नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, नॉन ज़ीरो मतलब क्या, कि वो ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, वो ज़ीरो नहीं होगा। अच्छा, तो नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए जहाँ पर a भी ज़ीरो नहीं होगा और b भी ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, हमारे पास एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं z इन्वर्स, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का इन्वर्स, मतलब z टू द पावर -1, इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स सच दैट z इंटू 1/z इक्वल्स टू 1। ठीक है, मतलब हमारे पास ऐसे नंबर्स, अच्छा इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, जैसे कि मेरे पास एक ऐसा नंबर है z, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, इसका वैल्यू सपोज a प्लस आयोटा b है, जहाँ पर हमारे a ज़ीरो नहीं है और a भी ज़ीरो नहीं है। ठीक है, नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ओके, नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर z के लिए हमारे पास एक और यू कैन से कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका फॉर्म है 1/z, या फिर इसको कहते हैं आप z इन्वर्स। क्या कहते हैं, 1/z, या फिर कह सकते हो z इन्वर्स। ठीक है, इसको डिनोट किया गया है कुछ ऐसे, तो अभी थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, इसको हम लिखते हैं z इन्वर्स। z इन्वर्स का वैल्यू होता है a/s² प्लस b² प्लस -b/s² प्लस b² आयोटा। ठीक है, इसको हम ये है हमारा z इन्वर्स का वैल्यू। ठीक है, इसको आप z इन्वर्स भी कह सकते हैं या फिर 1/z भी लिख सकते हैं। अब अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को और इस कॉम्प्लेक्स नंबर के इन्वर्स को मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब z इंटू z इन्वर्स मतलब क्या, 1/z करता हूँ, तो कैंसिल होकर क्या देगा, मुझे 1 देगा, मतलब मुझे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देगा। तब मैं कहूँगा कि दिस इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z। जैसे कि मैंने बताया था एडिटिव इन्वर्स में कि अगर कोई सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास, सपोज z1, अगर इसको जब मैंने एक और कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ प्लस किया और मुझे ज़ीरो मिला, मतलब मुझे एडिटिव आइडेंटिटी मिला, तब मैं कहूँगा कि z2 इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ z1 या फिर नेगेटिव ऑफ z1। समझ आया। वैसे ही यहाँ पर भी सेम चीज़ है कि अगर मैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z1 को मल्टीप्लाई करता हूँ z1 इन्वर्स के साथ और मुझे 1 मिल रहा है, और 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तब मैं कहूँगा कि z1 का जो इन्वर्स है, मतलब 1/z1 है, इट इज़ आवर नथिंग बट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। समझ आया। अच्छा, तो अब मैं अगर ऐसा करता हूँ कि z इंटू z टू द पावर -1, मतलब z इन्वर्स, मतलब z इंटू 1/z इक्वल्स टू 1 आता है, और 1 हमारा कौन है, 1 हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अगर ऐसा आता है 1 आता है, मतलब वो हमारा भाई साहब और कोई नहीं बल्कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। कौन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, z इन्वर्स। इसके बारे में हम और डेप्थ में पढ़ेंगे कि ये वाला फॉर्मूला कैसे आया, पढ़ेंगे। ठीक है, ये पढ़ने के लिए हमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉड्यूलस पढ़ना पड़ेगा भाई, बहुत दूर है ये। ठीक है, अभी तक इतना तक समझ जाओ इसको। ठीक है, अभी तक के लिए इसको इतना तक याद रखो, जब हम फिर से बताएंगे तब याद रखना कि कैसे हुआ ये फार्मूला कहाँ से आया, ये बात कहाँ से आ गया भाई अचानक से, है ना, ये पता लग जाएगा तुमको, लेकिन अभी पेशेंस रखना पड़ेगा तुमको। सिक्स्थ लॉ है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, देखो बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप लोग, है ना। देखो, अगर मैं लिखता हूँ z1 इंटू z2 प्लस z3, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, तो बोलोगे बहुत आसान है यार,
ये तो होगा Z1 इंटू Z2 प्लस है Z1 इंटू Z3। सही बात है, हाँ भाई सही बात है, तो आसान सी बात है भाई, यही तो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और कुछ नहीं है बस। एक और एग्जांपल दे सकता हूँ मैं तुमको, सपोज Z1 प्लस Z2 है, फिर इसके बाद में मल्टीप्लिकेशन सपोज Z3 है, तभी सेम ही है, ये होगा Z1 इंटू Z3 प्लस Z2 इंटू Z3। समझ आया, बस और कुछ नहीं है, इतना ही है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इतना ही है, ठीक है। इसके बाद डिवीज़न में आ जाते हैं। डिवीज़न तो बहुत आसान है, देखो तो ये हो जाएगा आपका थर्ड, ओके थर्ड नहीं, क्या होगा फोर्थ, मल्टीप्लिकेशन के बाद ये हो जाएगा आपका डिवीज़न। डिवीज़न देखो भाई, डिवीज़न तो बहुत आसान है, ठीक है। डिवीज़न मतलब हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया है, ठीक है, जहाँ पर हमारा डिवाइड कर रहे हैं हम, और जो इसका डिवीज़न है वो दिखने में कुछ ऐसा होगा, जैसे कि मैंने एक नंबर लिया Z1, ठीक है, एक नंबर लिया मैंने Z1 और एक और नंबर लिया मैंने Z2, ठीक है। और जब मैंने इनको डिवाइड किया, Z1 डिवाइडेड बाई Z2 मतलब Z1 बाई Z2 भी लिख सकता हूँ। और हाँ एक और बात, यहाँ पर Z2 का वैल्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए, अगर Z2 का वैल्यू ज़ीरो आ गया तो फिर ये अनडिफाइन हो जाएगा, फिर नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो फिर जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो मुझे क्वोशिएंट मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्वोशिएंट मिलेगा, और जो क्वोशिएंट होगा उसको मैं डिनोट कर सकता हूँ कुछ ऐसे, Z1 होल 1 बाई Z2, Z1 होल 1 बाई Z2 लिख सकता हूँ, ठीक है। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है तो मैंने बता दिया, ठीक है। किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करूँगा, ठीक है, सच दैट Z2 ज़ीरो नहीं होना चाहिए, मतलब जो डिनोमिनेटर में है उसको ज़ीरो होने नहीं देना है, तो क्वोशिएंट जो होगा वो कुछ ऐसा देखने को हमें मिलेगा, Z1 होल 1 बाई Z2, ओके। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं कुछ नंबर, मैंने आपको लेकर दिखा देता हूँ एग्जांपल, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है भाई। सपोज Z1 है आपका 3 प्लस 2 आयोटा, ठीक है, 3 प्लस 2 आयोटा। इसके बाद मैंने एक और नंबर लिया Z2 जो कि है 2 माइनस 3 आयोटा, अच्छा 2 माइनस 3 नहीं, 2 माइनस 5 आयोटा, ठीक है। अच्छा, फिर इनको आप डिवाइड कर दो, Z1 बाई Z2 कर दो, Z1 बाई Z2 कर देंगे तो 3 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5 आयोटा। अब क्या करना है भाई, अब रैशनलाइज़ कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। अब आपको इसको रैशनलाइज़ करना है, तो रैशनलाइज़ करते हैं इसको, ऊपर नीचे आपको 2 प्लस 5 आयोटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 प्लस 2 आयोटा इंटू 2 प्लस 5 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर और नीचे, 2 माइनस 5 आयोटा इंटू 2 प्लस 5 आयोटा, ठीक है। अब ये मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 15 आयोटा, ये हो जाएगा 4 आयोटा, ये हो जाएगा आपका 10 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद नीचे क्या होगा, नीचे a माइनस बी, ए प्लस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो होगा 4 प्लस 5, सॉरी 4 प्लस 25। कैसे हुआ, शॉर्टकट में बताता हूँ, देखो 2 माइनस आयोटा 5 आयोटा इंटू 2 प्लस 5 आयोटा, तो ये होगा 2 स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस ये होगा 25 आई स्क्वायर, आई स्क्वायर मतलब -1 और यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर हट जाएगा, तो 4 प्लस 25 हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद ये हो जाएगा 6 माइनस टेन कैसे आया, आयोटा स्क्वायर -1 तो -1 इंटू ये हो जाएगा -10, तो -10 और ये डायरेक्ट ले लेता हूँ -4, ठीक है, -4 हो जाएगा ये, -4 और ये प्लस करेंगे तो 19 आयोटा डिवाइडेड बाई ये कितना है, डिवाइडेड बाई ये है आपका 29, ठीक है। इसको आप अगर तोड़ेंगे न्यूमरेटर सेपरेशन करना पड़ता है, -4/9 29 प्लस 19/29 आयोटा, हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा आपको, इसलिए इसको तोड़ना पड़ेगा, न्यूमरेटर सेपरेट करना पड़ेगा आपको, ये आपका आंसर होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में,
ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा भाई साहब, लॉ तो सब कुछ हमने बता लिया है, पढ़ भी लिया है ना। अच्छा, सो दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है भाई। कुछ आइडेंटिटीज़ भी सीख लो भाई। अरे आइडेंटिटीज़ बहुत आसान है यार, जो आप a+b a-b करते थे वही है, और इसमें कुछ नया नहीं है। तो मैं फिर भी लिख देता हूँ आइडेंटिटीज़, तो एनसीईआरटी में लिखा है ऑलरेडी, ठीक है। आप चाहे तो एनसीईआरटी से भी देख सकते हो, या फिर इजी है भाई, तुम खुद भी देखोगे तो तुम हंस दोगे भाई, ये क्या है, ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं बहुत दिनों से। देखो आइडेंटिटीज़, ठीक है। सपोज दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं अपने पास, Z1 और Z2, ठीक है। तो Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा? बहुत सिंपल है, a+b होल स्क्वायर क्या होता है? A² प्लस B² प्लस 2i ऑफ AB। बस इतना ही तो था, और कुछ नहीं है। इसके बाद अगर माइनस में करूँगा तो भी सेम ही होगा, Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर। ओके, सेम है, A² प्लस B² माइनस 2AB, ठीक है। इसके बाद थर्ड A³ A+B होल क्यूब है ना, Z1 प्लस Z2 का होल क्यूब, तो ये होता है A³ प्लस B³ प्लस 3 इंटू AB इंटू A+B। ये वाला फार्मूला भी लगा सकते हो, या फिर वो वाला फार्मूला लगा सकते हो, A3A² प्लस 3AB² भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं तो ऐसे लगाता हूँ हमेशा, पता नहीं क्यों, मुझे पसंद है ऐसा वाला फार्मूला, ठीक है। फिर नंबर 4 देख लो, नंबर 4 इसका माइनस में है, Z1 माइनस Z2 का होल क्यूब, ठीक है। सारे माइनस हो जाएंगे, तो मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ भाई, ठीक है। लिख के कोई टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं ना। ये लो भाई, बस सारे माइनस हो जाएंगे अभी। अरे 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 क्या हो गया? माइनस हो जा, माइनस हो जा, अरे अरे माइनस हो जा, माइनस हो जा। और इसके बाद आपका फिफ्थ आइडेंटिटी, बहुत बचपन वाला फॉर्मूला बताओ भाई, A-B इंटू A+B क्या होता है? A² माइनस B²। बचपन के फॉर्मूलेस हैं बस, बस डिफरेंस ये है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है अभी, ठीक है। अभी ये Z है, पहले AB था, अभी Z है, ठीक है। ये बना दिया मैंने बक्सा, इसको नोट डाउन कर लो, या फिर एनसीईआरटी से देख लो, अगर नहीं है तो एनसीईआरटी आपके पास, अरे ठीक है, अगर एनसीईआरटी नहीं है तो देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लो भाई, हो गया। ओके, और कुछ नहीं है भाई, आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। अब आगे बढ़ते ही कुछ क्वेश्चंस करें, या फिर डायरेक्ट हम चले जाए हमारे कॉन्जुगेट वॉन्जुगेट या फिर इक्वलिटी। अच्छा, इक्वलिटी ऑफ बता देता हूँ इक्वलिटी क्या है, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चंस करवाऊंगा नहीं, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा, इजी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। अगर कुछ टफ क्वेश्चन है तो मैं बता दूंगा, इजी क्वेश्चंस करवा के टाइम वेस्ट करना कोई ज़रूरत नहीं है ना। आई नो तुम लोग कर पाओगे, ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है। लेकिन ये वाला क्वेश्चन थोड़ा कर लो भाई, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा सोचने पर मजबूर कर सकते हो तुमको, कैसे करोगे, ठीक है। सपोज तुमको कहा गया कि क्वेश्चन ये है कि 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा का होल पावर x है, ठीक है, इक्वल्स टू 1 है, देन फाइंड x। क्या होगा आंसर बताओ, कैसे करोगे? सबसे पहले हम अंदर के जितने भी है रैशनलाइज करके जितने भी वैल्यूज हम निकाल लेते हैं, चलो निकाल लीजिए इसको। तो ये रैशनलाइज कर दो तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा, नीचे हमने ऊपर नीचे 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, इसका होल पावर x इक्वल्स टू 1। इम्प्लाइज ऊपर होगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है। नीचे क्या होगा? A² माइनस B² मतलब 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, इसका होल पावर x इक्वल्स टू 1। इसके बाद A+B होल स्क्वायर होता है A² प्लस B² प्लस 2AB डिवाइडेड बाय, नीचे होगा 1 माइनस 1 मतलब 1 प्लस 1, ठीक है, डायरेक्टली देता हूँ,
इसके बाद होल का पावर x इक्वल्स टू 1। इसके बाद आई स्क्वायर होता है -1 और ये 1 स्क्वायर 1, ये और ये कट जाएगा, ऊपर रहेगा 2 आयोटा, नीचे है 2 और 2 कट गया, होल का पावर x इक्वल्स टू 1। तो आयोटा टू द पावर x इक्वल्स टू 1, आयोटा टू द पावर 1 x इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब आयोटा के कौन से पावर में हमें 1 मिलता है, आयोटा के कौन से पावर में हमें 1 मिलता है बताओ। आयोटा के पावर में हमें 1 बहुत बार मिलता है। आयोटा के पावर में 0 कर दो 1 मिलेगा, आयोटा के पावर में 4 कर दो 1 मिलेगा। तो यहाँ पर x का वैल्यू बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि लीस्ट वैल्यू। ठीक है, लीस्ट पॉसिबल वैल्यू, लीस्ट वैल्यू ऑफ x। ओके, लीस्ट वैल्यू अगर मैं बोल देता हूँ, ठीक है, x का लीस्ट वैल्यू निकालो तब तुमको 0 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तब तुमको 0 लिखना पड़ेगा। तो फिर मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको कि आयोटा टू द पावर x इक्वल्स टू आयोटा टू द पावर 0। ठीक है, क्योंकि अभी बेस सेम है तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो मैंने 1 को क्या लिख दिया, 1 को मैंने आयोटा 0 लिख दिया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ओके, लीस्ट वैल्यू अगर दिया होगा तो 0 लिखना, अगर कुछ और क्वेश्चन हो तो उसको देख के करना। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड ऑन आवर न्यू टॉपिक, जो कि है इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत आसान सा टॉपिक है यार, बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखते जाओ बस। ठीक है, देखते जाओ, देखते देखते जाओ। ओके, इसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ। सपोज़ मेरे पास एक है z1, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, मेरे पास z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल 2 - 5 आयोटा। ठीक है, एक और है मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा आयोटा। ठीक है, और मैंने ये कहा कि ये जो दोनों सेट है, सॉरी सेट नहीं, ये जो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है आपस में इक्वल है। ठीक है, कि z1 इक्वल्स टू z2 है। देन तुम ये कह सकते हो कि z1 का रियल पार्ट जो कि 2 है वो z2 के रियल पार्ट अल्फ़ा के साथ बराबर होगा, यही इसका मीनिंग है। ठीक है, सिमिलरली z1 का इमेजिनरी पार्ट -5 और z2 का इमेजिनरी पार्ट बीटा आपस में बराबर होगा। तो जब भी दोनों सेट्स जब भी दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स बराबर होंगे उनका रियल पार्ट इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा। समझ आया? तो मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा इक्वल्स टू 2 और बीटा इक्वल्स टू -5। समझ आ गया कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का इक्वल होने का मतलब क्या है? समझ आ गया? क्वेश्चंस करवाऊँ? आ जाओ भाई, क्वेश्चंस करवाता हूँ। जैसे कि अगर कुछ क्वेश्चंस दे दे, जैसे कि मैं क्वेश्चन देता हूँ x प्लस आयोटा y इंटू 2 - 3 आयोटा इक्वल्स टू 4 + 1 आयोटा। यहाँ से तुमको x एंड y को फाइंड करना है। फाइंड x एंड y। बताओ भाई कैसे फाइंड करोगे? बहुत आसान है। सबसे पहले इनको सॉल्व करो। ठीक है, फिर इसके रियल पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट को इसके रियल पार्ट और इसके इमेजिनरी पार्ट से बराबर कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं। 2x - 3x आयोटा प्लस 2y आयोटा माइनस 3y आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू 4 + आयोटा। 2x - 3y आयोटा स्क्वायर मतलब -1, तो ये +3y माइनस 3x - 2y, यहाँ से मैंने आयोटा का कॉमन ले लिया, इक्वल्स टू 4 + आयोटा। ठीक है, तो मैंने सिंपली 3x आयोटा और 2y आयोटा से आयोटा कॉमन ले लिया, सॉरी माइनस आयोटा कॉमन ले लिया। तो माइनस आयोटा कॉमन लेने से ये प्लस था, ये पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो फिर रियल पार्ट कौन सा है? रियल पार्ट है 2x + 3y और अनरियल नहीं, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है? माइनस फिर ब्रैकेट में 3x - 2y। तो आपको लिखना है, क्योंकि दोनों सेट्स, बार बार सेट बोल रहा हूँ पागल, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स बराबर हैं। देखो इक्वल टू साइन है, तो इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का और इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट होंगे वो बराबर होंगे। सो कंपेयरिंग बोथ साइड्स,
कंपेयरिंग बोथ साइड्स हमें क्या मिलेगा, हमें ये देखने को मिलेगा कि 2x के साथ 3y बराबर 4 और -3x माइनस 2y के साथ बराबर, इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है, 1 है, 1, ठीक है। फिर यहाँ से 2x प्लस 3y, अच्छा इसको तो ऐसे रखने दो, यहाँ से माइनस, तो -3x प्लस 2y इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब क्या करें, अब सब्स्टिट्यूशन यूज़ करो या फिर एलिमिनेशन यूज़ करो। तो सब्स्टिट्यूशन यूज़ करना भी चाहते हो या फिर एलिमिनेशन, कुछ भी देख सकते हो तुम लोग। तो ये मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं x का वैल्यू निकाल लेता हूँ 4 माइनस 3y/2 और इसको मैं यहाँ बिठा देता हूँ। तो -3 इंटू 4 माइनस 3y/2 प्लस 2y इक्वल्स टू 1, -12 प्लस 9y/2, ये y है, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही ख़राब लग रहा है y, ओके, प्लस 2y इक्वल्स टू 1, एलसीएम ले दो तो -12 प्लस 9y प्लस 4y इक्वल्स टू 2, उधर ले गया मैं 2, ठीक है, उधर मैं ले गया इसको। फिर यह होगा 13y इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 13y इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 14, ठीक है, ओके। फिर यहाँ से y का वैल्यू आ गया 14/13, ठीक है, y का कितना वैल्यू आ गया 14/13। अभी x का वैल्यू भी निकाल सकते हो आराम से, ठीक है, x का वैल्यू, अब y का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, y का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो x इक्वल्स टू 4 माइनस 3 इंटू 14/13/2, तो x का वैल्यू होगा 13 इंटू 4, 52 माइनस ये कितना होगा, ये भी हो जाएगा आपका 52, ठीक है, ये भी हो जाएगा आपका 52, सॉरी 42 होगा, ये 42/26, ठीक है। फिर 26 होने के बाद यहाँ पर ऊपर आएगा 10/26, मतलब x का वैल्यू कैंसिल आउट करने के बाद 5/26, ठीक है, x का वैल्यू 5/26 और y का वैल्यू 14/13, हो गया आंसर आपका, ओके, ठीक है। बस इतना ही करना है भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें और कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है आपको, ठीक है। अच्छा, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कि इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, बिकॉज इजी है टॉपिक, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, उम्मीद करता हूँ मैं ऐसा, ठीक है भाई। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कॉन्जुगेट और उसके रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है, फिर मॉड्यूलस, फिर आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर आर्गेन प्लेन, ठीक है, उन सबको मैं बताऊँगा आपको, और फिर हमारा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज एक ही है, और दूसरा एक्सरसाइज आपका वो है मिससेलेनियस एक्सरसाइज जो हम करेंगे, ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमें मेन एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, ओके। अच्छा, और नेक्स्ट चैप्टर जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ वो मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि कौन सा स्टार्ट करूँ, क्या मैं लीनियर इनइक्वालिटीज़ करूँ या फिर आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करूँ, ये मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। कौन सा चैप्टर आपके लिए ईजी होगा, कंपैरेटिवली ईजी होगा, वो मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि दोनों ही न्यू चैप्टर्स हैं, और न्यू चैप्टर्स हैं दोनों, तो इसलिए मैं थोड़ा सा नॉट श्योर कि कौन सा चैप्टर आपको पसंद आएगा, मतलब इजी लगेगा आपको, वो मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ, ठीक है। वैसे देखा जाए तो हमने क्या क्या कंप्लीट किया है, हमने सेट एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर लिया है और हमारा एक्सरसाइज के वीडियोस आ रहे हैं। फिर हमने स्टार्ट किया था ट्रिग्नो हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, हमने 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है। फिर थर्ड एक्सरसाइज आई गेस बाकी है, 3 या 4, 2 एक्सरसाइज बाकी आई गेस, या 2 या 3, आई डोंट नो, भूल गया मैं, देखना पड़ेगा। फिर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट किया था, वो भी हमारा कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। एक्सरसाइज एक ही है, ठीक है, और एक और एक्सप्लेनेशन का वीडियो आ जाएगा, वहाँ पर सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। फिर एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगा, 2 एक्सरसाइज आसान से हो जाएगा, ठीक है, 2 एक्सरसाइज है। फिर अपने पास आता है लीनियर इनइक्वालिटीज़ और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, PNC है ना। तो PNC मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करें या फिर लीनियर इनइक्वालिटीज़, कौन सा बेहतर होगा आप लोगों के लिए, मतलब कौन सा आपके लिए सीखने में अच्छा लगेगा, मतलब कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पकड़ने में आपको आसानी होगी, वो मैं थोड़ा सा सोचता हूँ, ठीक है। मेरा
मोस्ट प्रोबेबल मुझे लग रहा है कि लीनियर इनइक्वलिटीज़ ही मैं करवाऊँगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा सोचूंगा कि क्या पता आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करवा दूँ जो कि एकदम न्यूएस्ट है, ठीक है। लेकिन लीनियर इनइक्वलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो मैं सोच रहा हूँ कि कौन सा मैं करवाऊँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखो भाई, आज के लिए इतना ही। तुम थोड़ा सा यू कैन से डाइजेस्ट करो अभी थोड़ा सा जो भी तुमने आज सीखा, जो भी कंसेप्ट्स आप तुमने सीखा। ज़्यादा मैंने नए नए कंसेप्ट नहीं बताए हैं, सिर्फ कुछ ही कंसेप्ट बताए हैं जो हमने पहले ही पढ़ के रखे थे, है ना। कुछ क्वेश्चंस भी करवाया है मैंने, स्टैंडर्ड फॉर्म, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हमने जाना, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ मुलाकात होगा फिर से आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जितने भी मैंने लेक्चर्स दिए हैं उन सबको कंप्लीट कर लो, बिकॉज 1 घंटे का ही है। आप इसको 1.25x या फिर 1.5x या फिर 2x में लेकर कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। बिकॉज मैं बहुत धीरे धीरे बोलता हूँ, तो आप इसको 2x में आराम से देख सकते हो, ठीक है। और कभी कभी मैं बहुत फास्ट भी बोलता हूँ, बिकॉज मेरा ये आदत सा है, पता नहीं क्यों मैं फास्ट भी बोलता हूँ, कभी कभी मैं स्लो भी बोलता हूँ, ठीक है। कुछ कुछ मेरे वर्ड्स बहुत फास्ट निकल जाते हैं मेरे मुँह से, ठीक है। और कुछ कुछ वर्ड्स में थोड़ा धीरे से मैं प्रोनाउंशिएट करता हूँ। सो कोई बात नहीं, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से आप इसको चूज़ करके देख सकते हैं, ठीक है, कौन से स्पीड में आप देखना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन जो भी बोलो भाई, अगर आप कंसंट्रेट करोगे 1 घंटा एटलीस्ट, तो आपको आराम से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे, ठीक है। बिकॉज मैं ऐसे समझाता हूँ जिससे कि मैं खुद अपने आप को एक स्टूडेंट मानता हूँ, ठीक है। और मैं एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से लोगों को समझाता हूँ कि भाई अगर मैं स्टूडेंट होता तो इस जगह को मैं कैसे समझता और लोगों को कैसे समझाता, ठीक है। वैसे मैं समझाता हूँ, इसीलिए मे बी बहुत लोगों को मेरे एक्सप्लेनेशन पसंद आते हैं, या फिर बहुत लोगों को मेरे एक्सप्लेनेशन मतलब अच्छे लगते हैं, ठीक है। मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े हैं, ठीक है, बहुत लोगों ने अच्छा कमेंट किया है, तो अच्छी बात है। मुझे अच्छा लगा कि मेरे एक्सप्लेनेशन सबको समझ में आ रहा है ईजिली, ठीक है। सो खैर कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे और बात करेंगे इस चैप्टर को लेकर। लास्ट लेक्चर होगा वो हमारा एक्सप्लेनेशन के ऊपर, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।